नमस्कार दोस्तों, मैं करिश्मा वाबड़े आज फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने शो में जिसका नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। यहाँ मैं आपको आज फिर बताऊंगी फिल्मों की दुनिया के कुछ और अनसुने किस्से, कहानियाँ जो आपको शायद ही पता होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस एपिसोड में, क्योंकि हमारे शो की सफलता भरी यात्रा में आप सभी का साथ होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको मनोरंजन के साथ साथ इस फिल्मी इंडस्ट्री की एक और अनसुनी कहानी, एक बड़ा ही रोचक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सन 1973 में एक फिल्म आई। कहने के लिए तो इस फिल्म में रेखा जी हीरोइन थी। सावन भादो की सुपरहिट जोड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी, रेखा जी और नवीन निच्चल जी, और जिसके गाने आप लोगों ने तो सुने ही होंगे। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। और तब तक रफी साहब नवीन निच्चल जी की आवाज हो चुके थे। तो ये नवीन निच्चल जी के शुरुआती दौर की फिल्म थी। लेकिन बात ये नहीं थी कि नवीन जी हीरो थे या रेखा जी हीरोइन थी। तो बात ये थी कि इस फिल्म के ओरिजिनल हीरो थे प्राण। जी हाँ, आपके हमारे हम सब के चहीते प्राण साहब। वैसे बतौर खलनायक प्राण साहब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया और हिंदुस्तान के इतिहास में उनसे बेहतरीन खलनायक का काम किसी ने नहीं किया। और राज कपूर साहब की आग फिल्म में उन्होंने पहली बार पॉजिटिव रोल किया और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप होने की वजह से प्राण साहब ने कान को हाथ लगा लिया और कहा कि मैं कभी पॉजिटिव रोल नहीं करूंगा, क्योंकि फिल्म नहीं चली। उस वक्त के सुपरस्टार मनोज कुमार जी ने प्राण साहब को समझाया और अपनी फिल्म उपकार में उन्हें पॉजिटिव रोल दिया। और इस फिल्म में उनका रोल मनोज कुमार जी के चाचा का था और उन्हीं का अभिनय किया हुआ मन्ना डे का गाया हुआ गाना, कल्याण जी और आनंद जी का म्यूजिक, कसमे वादे प्यार वफा। इस गाने में प्राण जी ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया और यही थी वो फिल्म जिसके बारे में मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। और प्राण साहब की यही वो फिल्म थी। इसमें और भी कलाकार थे, अजित साहब, रेखा जी, बिंदु जी, नवीन निच्चल और विकास जी। और ये एक तरीके की मसाला फिल्म थी। और इस फिल्म में एक कवाली भी थी। और अपने जमाने के लेखों में भी लिखा गया है कि फिल्म एक तरफ और कवाली एक तरफ। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि दर्शक फिल्म थिएटर में सिर्फ कव्वाली देखने आते थे और कव्वाली देखकर चले जाते थे। तो बात आज इसी कव्वाली के बनने की कहानी है। हुआ यूं कि गाने बेहतरीन बन रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर थे सोनी कोमी और फिल्म के डायरेक्टर थे चांद साहब। सन 1973 में बनी इस फिल्म का नाम था धर्मा। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस गाने की और किस कव्वाली की बात कर रही हूँ। फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन 10 कव्वालियों को अगर नंबर दे तो ये कव्वाली 5वें नंबर पर जरूर आएगी। तो ये कव्वाली मोहम्मद रफी और आशा भोसले की बेहतरीन गायकी का नमूना है। तो दोस्तों, अब गाना लिखा गया और रफी साहब गाना सीख भी गए और दादर के फेमस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रफी साहब ने गाना गाया। लेकिन सोनी कोमी कहीं ना कहीं इस गाने को लेकर श्योर नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आशा जी जिस अंदाज से ये गाना गा रही है और जो अदाकारी इस गाने में दिखा रही है वो रफी साहब नहीं दिखा पा रहे। और कहीं ना कहीं रफी साहब को भी ये महसूस हो रहा था कि सोनी कोमी जी इस गाने से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। तो रफी साहब ने सोनी कोमी जी से पूछा कि गाना तो ठीक हुआ है। फिर सोनी कोमी जी ने जवाब दिया, हाँ गाना तो अच्छा हुआ है, लेकिन फिर एक बार अगर रिकॉर्ड किया जाए तो गाना बेहतर होगा। फिर रफी साहब ने जवाब दिया कि इस गाने की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो तो मैंने पूरी कर दी। वैसे तो रफी साहब आमतौर पे किसी से बहस नहीं करते थे, लेकिन फिर भी रफी साहब ने सोनी कोमी जी से कहा कि आप इस गाने को सुनते हुए पूरा एक दिन बिता दीजिए और फिर भी आपको लगे कि इस गाने में कुछ खामी है तो हम इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद रफी साहब घर पहुंचे, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि सोनी कोमी जी को ये गाना क्यों पसंद नहीं आया। फिर रफी साहब ने वर्मा मलिक से पूछा, जो कि इस गाने के लिरिक्स राइटर थे। तब वर्मा मलिक जी ने जवाब दिया, मुझे तो गाना बहुत पसंद आया, लेकिन उनका मैं बता नहीं सकता। इस बात से रफी साहब रात भर सो नहीं पाए, उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने अपना स्पीकर गाड़ी में रख दिया और सीधे चले सोनी कोमी के घर। उनके घर में एक छोटा सा स्टूडियो था। रफी साहब को अपने घर में देखते ही सोनी कोमी चौंक गए
तो रफ़ी साहब ने कहा, अरे नहीं, मैं तो आपसे ऐसे ही मिलने आया हूँ। मैं अमेरिका टूर पे गया था, वहाँ से एक स्पीकर लाया है। क्यों ना एक काम करे, कल जो गाना रिकॉर्ड किया था इस स्पीकर पे सुन ले, और उसके बाद भी अगर आपको ये गाना पसंद नहीं आया तो हम दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सोनिक ओमीजी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि रफ़ी साहब सामने से ये बात कह रहे हैं। तो उन्होंने स्पूल मंगवाया और स्पीकर पे इस गाने को सुन लिया। वहाँ डायरेक्टर साहब मौजूद थे और लिरिक्स राइटर भी मौजूद थे। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा वैसे वैसे सोनिक ओमीजी की आंखें खुलने लगी और सोनिक ओमीजी ने रफ़ी साहब से हाथ जोड़कर कहा कि पता नहीं हमें कल क्या हुआ था, ये गाना इससे बेहतर तो गाया ही नहीं जा सकता। तब रफ़ी साहब ने कहा कि अभी आप लोग सेटिस्फाइड हो ना, तो चलिए मैं चलता हूँ। तो फिर वो वहाँ से निकलने लगे। तब सोनिक ओमीजी ने कहा, रफ़ी साहब आप जो स्पीकर लेकर आए थे वो आप यहीं पे भूल गए। फिर रफ़ी साहब ने हंसते हुए जवाब दिया कि जी नहीं, मैं भूला नहीं, ये स्पीकर तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मेरी तरफ से तोहफा समझ लीजिए। उस वक्त रफ़ी साहब एक गाना गाने के लिए 3,000 रुपए लिया करते थे और ये स्पीकर लगभग 10 से 12,000 रुपए का था। रफ़ी साहब ने अमेरिका से ये स्पीकर अपने लिए लाया था, लेकिन दोस्तों रफ़ी साहब का दिल इतना बड़ा था कि ये स्पीकर उन्होंने सोनिक ओमीजी को तोहफे के तौर पर दे दिया। और दोस्तों आज जिस गाने के बारे में बात कर रही हूँ वो गाना अब दिल पे हाथ रख के जरूर सुनिए। राज की बात कह दूँ तो जाने महफिल में फिर क्या हो, आज भी ये गाना नींव का पत्थर है। रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज, प्राण साहब और बिंदु जी की बेहतरीन अदाकारी ने इस गाने को 4 चांद ही लगा दिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए कहानी के साथ और ऐसे ही एक नए अनसुने किस्से के साथ। तो दोस्तों आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और ऐसे ही नए एपिसोड्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है करिश्मा हिट्स। तो फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए किस्से के साथ में हमारे इस शो में जिसका नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। धन्यवाद।